भारत में जलजीव पालन को उद्योग के रूप में 80 के दशक से पहचान मिली। उस समय नव उद्यमियों ने कार्प्स, कैटफिश और प्रॉन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू किया। मछली के शौकीन लोगों के लिए कैटफिश मछलियों से तैयार व्यंजनों का खासा महत्व है, लेकिन इसके बावजूद देश में कैटफिश पालन की पद्धतियां आज तक स्थापित नहीं की जा सकी हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा भी हाल ही में कैटफिश पालन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के विषयों की सूची में शामिल किया गया और इनके पालन की पद्धतियों में बदलाव लाने पर बल दिया गया। जैसा हम सब जानते हैं, मीठा जल जीव पालन आजकल मत्स्य के क्षेत्र में एक प्रमुख अंग बन गया है। उसमें ज़्यादा तरफ कार्प मछलियों का पालन होता रहा है सारे देश में। आजकल विविधीकरण के जब हम बात कर रहे हैं, ये कैटफिश मछलियाँ, मागुर हो या सिंगी हो, ये बहुत मुख्य होते जा रहा है। तो इस संदर्भ में हमारे साथियों जो केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर में हैं, वहाँ कुछ सालों से इसका प्रजनन और बीज उत्पादन इस क्षेत्र में और वो तालाब में बड़े मछली पालने का भी कई कार्यक्रम लिए थे और काफ़ी इसमें हमारे अचीवमेंट्स हुए हैं। और हम ये आशा करते हैं आने वाले साल में कई लोग कैटफिश फार्मिंग को, ये मागुर मछली पालन को लेंगे और इसको हम जैसे हम जानते हैं बाज़ार में इसका दाम कार्प मछलियों से बहुत अधिक है, 100 से 120 रुपया। तो ये एक नए कार्यक्रम हो सकता है। भारत और इसके पड़ोसी देशों में कैटफिश की खुली हवा में सांस लेने वाली विशेष प्रजाति क्लैरियस बट्राकस की अच्छी खासी मांग है। इसको मागुर के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में अधिक कीमत मिलने, बेहतर स्वाद और औषधीय महत्व के कारण इसके निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। दलदली भूमि और जल जमाव वाले क्षेत्र भी आमतौर पर मागुर के प्रिय आवास स्थल होते हैं। इन जगहों पर उथला पानी होता है और पौधे व अन्य जीवों के सड़ते अवशेष तलहटी में पाए जाते हैं, जिनमें पोषक तत्वों का अभाव होता है। मागुर पालन की अपार संभावनाओं के बावजूद मछली पालक इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक कारण मागुर के बीज की उपलब्धता नहीं होना है। यही कारण है कि मागुर उत्पादन काफी हद तक प्रग्रहण पर आधारित है। मागुर पालकों की इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय मीठा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर ने प्रेरित प्रजनन, लार्वा पालन, मछली बीज उत्पादन और इसके पालन की कई विधियां विकसित की हैं। मीठा जलजीव पालन के क्षेत्र में ये देश में शीर्ष संस्थान है। मीठा जल जीव पालन में विविधीकरण की बात आने से मागुर की भूमिका महत्व है। सिफा मागुर पालन के तकनीक के साथ साथ इसके बीज पालन, प्रजनन की क्रिया संपूर्ण की है और ये प्रसार और प्रचार के लिए प्रस्तुत है। हम इसके प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न राज्यों के माध्यम से हम तकनीक का विकसित करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसके हैचरी तकनीक को भी विकास के लिए, हैचरी डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सिफा के अंदर भी इसका जो है प्रशिक्षण दी जाती है। सामान्य तौर पर मागुर 1 वर्ष की अवधि में परिपक्व हो जाती हैं और जून से अगस्त माह के दौरान प्रजनन करती हैं। इस प्रजनन अवधि में नर और मादा मागुर को ब्रूड स्टॉक ताल से इकट्ठा किया जाता है तथा जल से भरे प्लास्टिक के टबों में अलग अलग रखा जाता है। नर और मादा की पहचान इनके लैंगिक गुणों के आधार पर की जाती है। मादा में उदर का हिस्सा अंडों से भरा होता है और जननांग लालीपन लिए गोलाकार तथा बटन के आकार के होते हैं, जबकि नर में जननांग लंबाकार और नुकीले होते हैं।
आमतौर पर 100 ग्राम के वजन वाली मादा में 4 मिलीग्राम कार्प पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट या 0.1 मिलीलीटर ओवाप्रिन अथवा ओवाटाइड का या 400 IUHCG का टीका लगाया जाता है। मादा मागुर में ये हार्मोन के टीके शाम के समय पीठ पर लगाए जाते हैं। नर को इस तरह के हार्मोन टीकों की जरूरत नहीं पड़ती। नर और ये टीका लगी मादा मछलियों को अलग अलग टबों में रखा जाता है। इनमें 10 से 15 सेंटीमीटर स्तर तक पानी होता है। नर मागुर के शुक्राणु प्राप्त करने के लिए उनकी अंड ग्रंथि चीरा लगाने के बाद निकाली जाती है। इन अंड ग्रंथियों की काट छांट कर इन्हें 0.9% सैलाइन घोल में रखा जाता है। इन टुकड़ों से ही बाद में शुक्राणु निलंबन हासिल होता है। टीका देने के 14 से 17 घंटे बाद मादा मछलियों से अंडे प्राप्त किए जाते हैं। ये अंडे छोटे अनेमल या प्लास्टिक ट्रे में इकट्ठे किए जाते हैं। अत्यंत चमकदार और भूरे रंग के मोतीनुमा अंडे अच्छे माने जाते हैं, जबकि सफेद रंग के अंडे खराब माने जाते हैं। 150 ग्राम वजन वाली एक मादा औसतन 7,000 से 9,000 तक अंडे देती है। इसके बाद इन अंडों पर शुक्राणु निलंबन डाला जाता है और पंख की सहायता से इसे मिलाया जाता है। इन शुक्राणुओं को गतिशील बनाने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाला जाता है। इसके बाद इन निषेचित अंडों को अच्छी तरह धोने के बाद हैचरी के माध्यम से जल प्रवाह में डाल दिया जाता है। ये अंडे चिपचिपे से होते हैं और टबों में चिपके रहते हैं। हैचरी में जल प्रवाह की प्रणाली इस संस्थान में विकसित की गई है। इसमें सीमेंट से बना एक प्लेटफॉर्म होता है और उस पर 12 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कई टब रखे होते हैं। इन सभी टबों में जल प्रवाह की व्यवस्था होती। थोड़ी ऊंचाई पर रखी गई पानी की टंकी से इन सभी टबों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था होती है। प्रत्येक टब में लगभग 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जल निकासी का प्रावधान होता है। इन टबों में निषेचित अंडों को समान संख्या में रख दिया जाता है। इस संस्थान में बड़े पैमाने पर मछली पालन के लिए एक सुधरी हुई हैचरी प्रणाली भी विकसित की गई है। इस प्रणाली में 2 मीटर व्यास की एक गोलाकार टंकी होती है, जिसमें 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 45 डिग्री के कोण पर पानी भरने का प्रावधान होता है। इसमें हल्का जल प्रवाह निरंतर जारी रहता है। हैचिंग के लिए इसमें अंडे समान रूप से बिखेर कर डाले जाते हैं। इस प्रणाली में एक समय में 1 लाख तक निषेचित अंडे डाले जा सकते हैं। इसमें हैचिंग की दर 60 से 80% तक होती है। हैचिंग के बाद लार्वे इस टैंक की तली से निकाल लिए जाते हैं। हैचिंग के लिए आदर्श तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हैचिंग या अंडों से शिशु मीन निकलने की प्रक्रिया 24 से 26 घंटे की अवधि में पूरी हो जाती है। बाद में इन टबों को भली प्रकार से धोया जाता है ताकि लार्वों को अंडों के छिलकों से अलग किया जा सके। मागुर के लार्वों की लंबाई योक थैली के साथ लगभग 4 से 5 मिलीमीटर होती है। ये शिशु मीन टंकी में समान रूप से फैले होते हैं। चंद घंटों के बाद इन लार्वों में बेहद हल्की सी हलचल देखी जा सकती है। स्वस्थ शिशु मीन इन टंकियों के किनारों पर 10 से 12 घंटों के दौरान इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि कमजोर व विकृत शिशु मीन टंकियों के मध्य में ही रह जाते हैं, जिन्हें बाद में निकाल दिया जाता है। इंडोर मछली पालन की इस प्रक्रिया में गोलाकार अथवा आयताकार सीमेंट या फाइबर के पानी की टंकियों में लार्वों को 12 से 14 दिनों तक रखा जाता है। रात्रिचर होने की अपनी प्रकृति के कारण ये शिशु मीन इन टैंकों के किनारों पर जमा होने लगते हैं ताकि रोशनी से बच सकें, जबकि रात के समय ये इन पानी की टंकियों में फैल जाते हैं। अत्यंत छोटे और कमजोर प्रकृति के इन लार्वों को जीवित रहने के लिए अच्छी परिस्थिति दी जानी जरूरी होती है। इसलिए इस प्रकार के बंद वातावरण में इनका पालन किया जाता है।
इन लार्वों के पालन में जल गुणवत्ता प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन शिशु मीनों में हवा में सांस लेने की शुरुआत 10 से 11 दिनों बाद हो जाती है। इसलिए इन पानी की टंकियों में एयरेटर या अन्य देसी उपकरणों से ताजी वायु का प्रवाह बनाए रखना चाहिए। इन इंडोर टंकियों में लार्वों को 12 से 14 दिनों तक पाला जाता है। अच्छी वृद्धि और अधिक संख्या में इन्हें जीवित रखने के लिए प्रति वर्ग मीटर जगह में 2000 से 3000 लार्वे पाले जाते हैं। इन शिशु मीनों को अपनी योग थैलियों से लगभग 3 दिनों तक आहार मिलता रहता है। इसके बाद इन्हें बाहरी आहार की जरूरत पड़ती है। लार्वों को आहार के रूप में मिश्रित जूप्लैंक्टन या आर्टेमिया दिया जा सकता है। मिश्रित जूप्लैंक्टन इन लार्वों का पसंदीदा आहार है। ये जूप्लैंक्टन ताल तालाबों से हापा से एकत्रित किए जा सकते हैं। लार्वों को देने से पहले इन्हें भली प्रकार छान लेना चाहिए। इन टंकियों से मृत प्लैंक्टन, मल पदार्थ तथा आहार अवशेष निकालकर सफाई करते रहना चाहिए। इसके अलावा 70 से 80% पानी भी रोजाना बदलते रहना चाहिए। इंडोर पालन में पानी की खराब क्वालिटी और आहार की नियमित आपूर्ति नहीं होने से लार्वों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है। लगभग 12 से 14 दिनों के बाद ये लार्वे 10 से 20 मिलीमीटर की लंबाई या 30 से 40 मिलीग्राम वजन के हो जाते हैं। अब इन्हें भली प्रकार से तैयार नर्सरी या खुले फिंगरलिंग या अंगुली मीन पालन टंकियों में छोड़ दिया जाता है। इन अंगुली मीनों के पालन के लिए छोटे आयताकार सीमेंट से बने हौज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी तली में 4 से 5 सेंटीमीटर तक मृदा होती है और 25 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा होता है। कच्चा गोबर, सिंगल सुपरफास्फेट और मूंगफली की खली को सही तरह से मिलाकर इन मछली पालन हौजों में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस खाद को दिए जाने के 2 से 3 दिन के बाद इन मागुर शिशुओं को टंकियों में छोड़ा जा सकता है। इन्हें छाया और आश्रय स्थल देने के लिए जलकुंभी जैसी तैरने वाली वनस्पतियां पानी में डाल दी जाती हैं। अब इन शिशु मछलियों को 250 से 300 की संख्या में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में पाला जाता है। मछली का चूरा, धान की भूसी, मूंगफली की खली, सोयाबीन का चूर्ण, विटामिन, खनिज और तेल के मिश्रण से तैयार गोलियां इन्हें दिन में 2 बार नियमित तौर पर आहार के रूप में दी जाती हैं। इन्हें अनुकूल और बेहतर परिवेश देने के लिए टंकियों के पानी को लगातार बदलते रहना चाहिए। इन शिशु मछलियों की वृद्धि की नियमित अंतराल पर जांच करते रहना चाहिए। पानी में शैवाल की उत्पत्ति की संभावना हो सकती है। शैवाल को हापा की मदद से सतह से हटाते रहना चाहिए। इन शिशु मीनों को पक्षियों के शिकार से बचाने के लिए टंकियों को जाल से ढके रहना चाहिए। 3 महीने के पालन के बाद इनका वजन 10 ग्राम हो जाता है। इस आकार के ये शिशु मीन अब बड़े ताल तालाबों में पालन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। मागुर पालन मिट्टी के तालाब, पत्थर या सीमेंट से बनी टंकियों में किया जाना चाहिए। अपने चंचल स्वभाव के कारण मागुर बरसात के मौसम में दूर निकल जाती हैं। इसलिए मागुर पालन वाले ताल तालाबों में जालों की बाड़ लगा दी जाती है। मागुर पालन के लिए पानी से भरे धान के खेत भी उपयुक्त स्थान हो सकते हैं। इन जलाशयों में मत्स्य बीज डालने से पहले इनकी पूरी तरह से जांच की जाती है ताकि कोई दरार आदि ना हो। जलाशयों में प्रति हेक्टेयर 50,000 की दर से ये बीज डाले जाते हैं ताकि बाजार के अनुसार बड़े आकार की मछलियों का उत्पादन हो सके। मछलियों को उनके शरीर भार के 3 से 5% वजन के बराबर गोलीनुमा आहार दिया जाता है। ये आहार गोलियां जलाशय में जगह जगह रखी गई टोकरियों में रख दी जाती हैं। तालों के पानी की क्वालिटी सघन मछली पालन, आहार अवशेष और मल पदार्थों के जमाव से प्रायः खराब हो जाती है। इसलिए समय समय पर ताल के पानी को बदला जाना जरूरी होता है।
मागुर मछलियाँ वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेती हैं, इसलिए ये पानी की सतह पर ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। इस प्रवृत्ति का फायदा परभक्षी पक्षी खासकर उठाते हैं और इनका शिकार करने से चूकते नहीं हैं। इसलिए इन तालाबों को जालों से ढका जाना चाहिए। 7 से 8 महीने में ही ये मछलियाँ 100 से 120 ग्राम की हो जाती हैं। इनके प्रग्रहण के लिए तालाब के पानी को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और फिर एक एक मछली को हाथ से इकट्ठा किया जाता है। मागुर पालन की इस विधि को सही तरह से अपनाने से प्रति हेक्टेयर जलाशय से 3 से 4 टन तक उत्पादन किया जा सकता है। इस संस्थान में मछली पालनकर्ताओं, उद्यमियों, अनुसंधानकर्ताओं और छात्रों को मागुर प्रजनन और पालन की ट्रेनिंग भी नियमित तौर पर दी जाती है। इस प्रकार की ट्रेनिंग में मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन, लार्वा पालन और संवर्धन का अभ्यास कराया जाता है। मैं सीफा में ट्रेनिंग लेने के लिए लास्ट ईयर आया था। यहाँ का ट्रेनिंग बहुत अच्छा था। यहाँ से बहुत कुछ सीख के मैं उधर गया। उधर अभी भी कुछ कर रहा हूँ। इस साल यहाँ आया था, थोड़ा सीड लेके उधर जाऊँगा, फिर करूँगा। यहाँ तो मागुर पालन में फ़ायदा बहुत है। हम वहाँ जाके करते हैं। वहाँ 1 किलो के हिसाब से 120 रुपया मिलता है। इसलिए साल भर हम लोग 50 से 60 हज़ार रुपया हमेशा कमा लेते हैं। ये किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद है। हम चाहें कि हर किसान ये मागुर पालन को अपना लें। इसके अलावा संस्थान द्वारा प्रगतिशील मछली पालकों को ऑक्सीजन भरे पैकेटों में मागुर के बीज भी बेचे जाते हैं। थाई मागुर के नाम से प्रचलित अफ्रीकी कैटफिश क्लैरियस गैरीपीनस को लेकर भारतीय मछली पालकों में आजकल काफी चिंता व्याप्त हो गई है। ये प्रजाति परभक्षी और मांसाहारी प्रकृति की है। इसका भारतीय जलधाराओं में प्रवेश देसी प्रजाति की मछलियों के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। इसके अलावा मछली पालक पारिस्थितिकी को पहुंचने वाले प्रतिकूल प्रभावों से भी अभी परिचित नहीं है। इसलिए थाई मागुर के पालन को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। आपने मागुर पालन के बारे में देखा, तो अगर एक किसान मागुर पालन करना चाहता है तो 1 हेक्टेयर तालाब में 1 लाख रुपए खर्च करके करीब 3 टन प्रोडक्शन कर सकता है और उसे करीब 1,98,000 रुपये आमदनी होगी। तो करीब करीब उसको 98,000 रुपये मुनाफा होगा अगर वो उसी मछली को 70 रुपये किलो बेचता है। मागुर पालन की इस तकनीक को यदि मछली पालक अपनाएं तो निस्संदेह उनके भविष्य की सुनहरी संभावनाएं यहीं पर नजर आती हैं। इन्हीं उत्पादनशील मागुर मछली फॉर्मों में ही मौजूद है उनकी समृद्धता की कुंजी।